हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अपने खुद के बारे में यहाँ पर एक चैप्टर दिया गया है। वैसे तो यह क्या भूलूं क्या याद करूं में से, यह आत्मकथा में से यह चैप्टर लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी श्यामा के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। ज्यादातर हरिवंश राय बच्चन को बीमारियां तो आती रहती थी, पर वह उनमें बहुत सारा लेखन कार्य भी करते थे। पहली बात तो ये, हरिवंश राय बच्चन कौन है वह आपको पता होना चाहिए, या तो आपको पता भी होगा। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। यहाँ पर कहते कि मुझे छोटी मोटी बीमारी होती रहती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द। मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भर भुट्ट बुखार में अपने रात के ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों की बीमारी पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है और गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो मैं ऊंचा बुखार मुझे सब तरह के सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। बुखार मेरे लिए कोई बात नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्तमामूल होते रहते। कोई मेरा बदन छूकर भी कहता था कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान और सिसिफिस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिस यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। वह एक बीमारी में उन्होंने यह कविताएं लिखी थी। बहरहाल जब मैंने अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। यहाँ पर कहते कि विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे बुद्ध भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मैं विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। ट्यूशन बंद, स्कूल बंद। ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी को मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री, 102 डिग्री। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचा क्या मुझे तपेदिक हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते पर के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था श्यामा का बुखार मैं लेना जा रहा हूं। बैठी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर के न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय यानी कैंसर। इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष, कितने दुख संकट उठाने। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपने भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे।
महंगी महंगी दवाई कहां से आएगी? किताबों की आमदनी नियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने का काम नहीं है। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा। बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहां था। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात की चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 यानी कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए यह वाक्य कहा है। 15 दिन के इलाज में अपने बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपने वृद्धावस्था में शांति से बैठे, चाहे उनको भूखे नंगे बैठना पड़े, उन्हें एक शरण स्थल बनाया था। एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर अपनी चिंताएं समाप्त, किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी और बल भी दिया। डॉक्टर बी.के. मुखर्जी ने पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आप एक का इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपना बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं तो जाओ मरो। मेरे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनको जाओ मरो शब्द से संचय किया। इतने तक आपको यह चैप्टर पढ़ना है और समझना भी है। यहाँ पर मैंने जितना कहा उसमें क्या है, तो हरिवंश राय बच्चन जी अपने ऊपर आई बीमारियों के साथ नहीं लड़ रहे, पर वो श्यामा की चिंता कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा होगा कि श्यामा, तेरी बीमारी मुझे आ जाए, और वह बीमार हो चुके। कमाई का साधन कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करे उसके बारे में यहाँ पर एक चैप्टर हमारे सामने रखा गया। आपको इतने तक पढ़ना है। आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।